पर। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और सिनेमा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वैश्विक मंच पर भारतीय फिल्में अपना लोहा मनवा रही हैं। आज का अंक बेहद खास क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक भारतीय फिल्म इस वक्त पूरे विश्व के फिल्म महोत्सवों में धूम मचा रही है। साथ ही साथ बात होगी मशहूर थिएटर डायरेक्टर सोहेला कपूर से और भी होगा बहुत कुछ। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं सिनेमा की दुनिया की। क्षेत्रीय सिनेमा की सीमाओं को धूमिल करते हुए आज भारतीय फिल्में वैश्विक मंच पर पुरस्कार बटोर रही हैं। ऐसी एक फिल्म है स्थल अ मैच। जयंत दिगंबर की ये पहली फीचर फिल्म है, मराठी फिल्म है, जिसने हाल ही में 48वें टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में नेटपैक पुरस्कार जीता। आइए जानते हैं क्यों खास है ये फिल्म। नाव काय तुझं? सविता दौलतराव वांड्रे. जन्मतारीख? 12 ऑक्टोबर 2000. उंची किती आहे? 5 फूट 2 इंच, नाही 5 फूट 1 इंच. 5 फूट 1 इंच मोजली होती का? हो. स्थल अ मैच एक ऐसी फिल्म जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई। मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों का अपार दिल जीतने के बाद टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी एशिया की बेस्ट फिल्म नेटपैक का पुरस्कार अपने नाम किया। बेहद महत्वपूर्ण ये फिल्म के निर्माता निर्देशक जयंत और शेफाली दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुरस्कार के लिए और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का डीटी न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ और किस्सा के बाद ये तीसरी फिल्म है जिसे स्थल अ मैच, जिसको जो है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में नेटपैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार। शेफाली, कैसा आपने महसूस किया, कैसी अनुभूति हुई जब ये पुरस्कार फिल्म को मिला? जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई क्योंकि टोरंटो बहुत प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है और नेटपैक अवार्ड जो है पूरी एशिया पैसिफिक रीजन की जितनी फिल्में टोरंटो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें से एक फिल्म को चुनता है इस अवार्ड के लिए, इसलिए ये बहुत ही बड़ी बात थी हमारे लिए। बहुत खुशी हुई। जयंत, वो आपका अपना घर है जहां पर आपका जन्म हुआ, तो कितना एक बड़ा ही टची मोमेंट रहा होगा वहां पर शूटिंग करना। कैसे आपने ये प्लान किया, कैसे सोचा उसी गांव में शूट करना चाहिए और कितना चैलेंजेस भरा था ये? मैंने अपने गांव में शूट करना इसलिए चूज किया क्योंकि मैं इस फिल्म को बड़ा एक रियलिस्टिक ऑथेंटिक लुक देना चाहता था। इस फिल्म की लैंग्वेज है जो मराठी, वो वराडी लैंग्वेज है जो विदर्भा में बोली जाती है। तो वो उसकी जो बोली है, मुझे लगा कि अगर मैं वहां के लोकल आर्टिस्ट कास्ट करूं तो वो ऑथेंटिसिटी जो है फिल्म में आएगी। इसलिए मेरा एक आग्रह था कि मैं वही के लोग कास्ट करूं। इसमें कोई भी ऐसा अभिनेता नहीं है जो पहले से एक्टिंग कर रहा हो या हमने उसे किसी और फिल्म में देखा हो। सब के सब पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इतनी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं कि कोई कह नहीं सकता कि ये जो है नॉन एक्टर बैकग्राउंड से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे वो एक रियलिटी और ऑथेंटिक लुक एंड फील चाहिए फिल्म के लिए, इसलिए मुझे लगा कि यार अगर मैं वही के लोग कास्ट करूं तो वो फील ज्यादा आएगा। इसलिए कि मैं एक्टर्स कास्ट करता तो वो नहीं आता, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको कैरेक्टर में वो जाने के लिए, उनको किरदार पकड़ने के लिए। बट मेरे लिए एक मेरा एज ए डायरेक्टर एक काम आसान हो गया क्योंकि वहां के लोग थे, वो उस दुनिया को जानते थे, उन्होंने वो दुनिया वो देखी है, उन्होंने वो कैरेक्टर जिए हैं, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। तो इसलिए मैंने वही के लोग कास्ट किए। और ऐसा नहीं कि मुझे नॉन एक्टर ही चाहिए थे, हमने एक्टर के ऑडिशंस किए थे। बट जब ऑडिशन में कुछ लोग आए थे, लाइक जैसे हमने उस कॉलेज में ऑडिशन रखा था, वहां पे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट आए थे, जहाँ पे जो सविता जो प्रोटैगनिस्ट है वही पे ऑडिशन के लिए आई थी। तो इतने टैलेंटेड लड़के लड़कियां थी कि
डजंट मैटर कि वो एक्ट उन्होंने उसके पहले कैमरा फेस किया, एक्टिंग किया, नहीं किए। आपको जो मेरे डायरेक्टर के दिमाग में जो जी। किरदार था, जो एक्टर था, अगर मुझे उसमें दिख रहा है, उस एक्टर में दिख रहा है, तो बस अकॉर्डिंगली हमने कास्टिंग कर ली, राइट। प्रोडक्शन के हिसाब से पूछें तो कितना प्रोडक्शन इसमें कितना चैलेंजेस भरा था? उन लोगों को कहीं ना कहीं वो लोग उस टच को फील करते होंगे, उसको महसूस करते होंगे, उन लोगों से उस रोल को कराना कैसा था? बहुत चैलेंजिंग था। बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लाइफ में कभी कैमरा फेस नहीं किया था। तो शूट के कुछ दिन पहले मैं और शिपाली गए थे गांव में, और हमने एक बेसिक वर्कशॉप किया, एक्टिंग वर्कशॉप बोल सकते हैं आप। हमने उनको एक्टर ने बनाया, हमने बस उनको थोड़ा खोला, उनको जो बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, उनको थोड़ा कैमरे टेक्निक के बारे में बताया, और उनको उनके साथ थोड़ी रीडिंग की हमने। बट फिर भी क्योंकि क्या था कि वो कभी उतने सीरियस नहीं थे, क्योंकि उनके लिए फिल्म है, बोल देंगे हो जाएगा। क्योंकि होता है ना आपकी फिल्म का होगा कि आपने एक बोल दिया कैमरा पर, उनको नहीं पता था कि आपको एक सीन को परफॉर्म करने के लिए आपको 3-4 एंगल से वो सीन शूट होता है, उसके बाद जाके वो सीन बनता है, और आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है। आपने जो एक्शन वाइड एंगल में किया वो क्लोज में करना पड़ता है। तो ये कुछ था जो हमें थोड़ा टाइम लगा। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत टैलेंटेड लोग थे। थोड़ा बहुत ही जल्दी उन्होंने वो सारा जो टेक्निक है आत्मसात कर लिया, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से निभाया। और प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, गांव में जैसे कहा कि हमारे गांव के बाहर से एकदम एक रेलवे ट्रैक है, वहां पे हर 5 मिनट में एक बड़ी ट्रेन गुजरती है। तो हम सिंक कर रहे थे, तो साउंड की तो पूरी वाट लग गई थी बेसिकली। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मुश्किल आया। हाँ। बहुत मुश्किल हो रही थी साउंड को रिकॉर्ड करते हुए। बट हमें क्या है कि बट चैलेंजेस थे, तो हमें जैसे भी ट्रेन, हमारा साउंड डिजाइनर बोलता था साउंड रिकॉर्ड किया, ट्रेन आ रही है तो रुक जाना पड़ता था हमें, और 5 मिनट रुक जाओ, फिर ट्रेन गुजरने के बाद हम वापस शूट करो। गांव में कोई कपड़े धो रहा है, कोई हमने एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया, कोई वहां पे बच्चा रो रहा है, कोई किसी घर में खाना बन रहा है, कोई भजन सुनाई दे रहा है। तो इन सारे चैलेंजेस तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप थोड़ी देर के लिए अपना काम थोड़ा बंद कीजिए, हम शूट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था कि ऐसा भी इतना क्वाइट और इतना कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कोई बीच में पास हो जाए। तो ये सारे चैलेंजेस थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में वो सारा चैलेंजेस कम होते गए, और हम बड़े प्रोफेशनल तरीके से स्मूथली उस गांव में, जो कि हमारा गांव है, मेरे गांव में हम शूट कर पाए। तो बहुत लोग खुश थे, उनको बहुत मजा आया। शेफाली, आपसे जानना चाहूंगी, आप खुद भी महिला हैं, बात महिला सशक्तिकरण की होती है, और इस तरह की फिल्में जो कहीं ना कहीं सशक्त होती हुई महिलाओं की बानगी को प्रस्तुत करती हैं, ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने देखा एक टीचर पढ़ा रहे हैं महिला सशक्तिकरण, और अधिकतर बच्चों को नहीं पता है, वो उसका आंसर कुछ अजीबोगरीब तरीके से दे रहे हैं। तो जो लोग महिला सशक्तिकरण का मतलब भी नहीं जानते, उन लोगों को सशक्त होना सिखाना, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, और फिल्में इसके लिए किस तरह से एक बड़ा रोल प्ले करती हैं? जी, मैं समझती हूँ कि फिल्मों का बहुत बहुत बड़ा किरदार होता है। और मैं ये समझती हूँ कि एज फिल्म मेकर्स, हम प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या राइटर हो, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है महिलाओं को, या किसी भी इंसान को, या किसी भी वर्ग को, या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सही तरह से दर्शाना। क्योंकि सिनेमा एक ऐसा टूल है जो लोगों के, दर्शकों के दिमाग को बहुत डीपली शेप करता है, और बहुत अंदर तक जाकर शेप करता है। तो हम अगर कोई ऐसी सिचुएशन किसी फिल्म में दिखाते हैं जहां की महिला के ऊपर जो हो रहा है वो गलत है, और वो उसके बारे में उसको बहुत खुशी खुशी ले रही है, और हम दिखा रहे हैं एज मेकर्स कि ये सही है, हम उसको एक हीरोइन का दर्जा दे रहे हैं कि वो उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सह के बहुत हीरोइन बन रही है या बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से हम एक बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं महिलाओं को। और आज हम देखते हैं कि बहुत सी फिल्मों में ये होता है, मिसोजिनिस्टिक फिल्में होती हैं, ये शब्द बहुत यूज हो रहा है, जो एंटी वुमेन होती हैं। हमें इस बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए। इसीलिए एक मेल राइटर और डायरेक्टर जो कि जयंत
जयंत ने करा है, एक औरत के दिमाग में घुस के उसकी परिस्थिति को समझ के बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ उसको दर्शाना, मैं कहूंगी कि ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए उनको सच में जो प्रशंसा मिल रही है वो बहुत बहुत जायज है। जयंत, और भी पहलुओं पर अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने गांव का वातावरण दिखाया, वहां पर जो लोकगीत दिखाए, जो परंपराएं दिखाई हैं, उन्हें शूट करना किस तरह से, जिस तरह से रियल वातावरण में आपने उसे शूट किया है, ये सारा वातावरण क्रिएट करना, कैसे आपने इसको क्रिएट किया, या फिर यूं ही आपको सब कुछ मिलता चला गया? नहीं, यूं ही तो नहीं मिला, क्योंकि वो हमेशा स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि फिर वो जो हल्दी वाला गाना हो, जो शादी के वक्त जो हल्दी पीसते हैं, जो उसको बोलते मराठी में जात्या जात्या वर्षा ओव्या, ओव्या कहते हैं उसको। तो ओव्या जो महिलाएं गा रही है, या जो भजन है जो गांव में हो रहा है, जो डाइका, शादी के वक्त जो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं वो डाइका कहते हैं उसको गरबा में, कि वो शादी के जब जिस घर में शादी होती है तो उस घर का जो कुलदेवत होता है, तो उनकी प्रशंसा, पूर्वजों को याद करते हैं, उनके सामने वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसको कहते हैं डाइका। तो वो मैं बचपन से देखता आया हूँ, मेरे घर में होता आया है, मैं बचपन से डाइका सुनते आया हूँ कि अगर घर में कोई शादी होती थी तो मेरे जहन में था कि मुझे ये सारी बातें, जो न्यूएंसेस है, वो कल्चरल न्यूएंसेस है, वो डाइका हो या वो ओव्या हो जो हल्दी पीसते हुए करते हैं, ये मुझे इंक्लूड करना है। तो ये मेरे स्क्रिप्ट में भी था, और ये पूरी प्लान किया था हमने, क्योंकि फिल्म में शादी के बारे में है तो ये चीजें तो मुझे डालनी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक कल्चरल, एक होता है ना एक न्यूएंसेस, उससे आपको उस रीजन के कल्चर के बारे में, उस कम्युनिटी कल्चर के बारे में पता चलता है। क्योंकि फिल्म देख के आपको दो बातें, आपको उस कल्चर के बारे में पता चली तो ऑडियंस को पता चलता है। तो आई थिंक ये सब जरूरी है, उसीलिए ये फिल्म भी जो आप बातें करिए कि बड़ी रियल लग रही है, बड़ी ऑथेंटिक लग रही है, तो इन चीजों से वो ये सारा जो रियलिटी फिल्म की नजर आती है। जी बिल्कुल, जज्बे की बहुत जरूरत होती है, वो जज्बा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और इसीलिए ये फिल्म इतने अवार्ड जीत रही है, और अब ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला में भी दिखाई जाने वाली है। आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। धन्यवाद डीडी न्यूज से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एस डायरेक्टर सोहिला कपूर से। रंगमंच से लेकर छोटे पर्दे तक, छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक सोहिला कपूर ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ना जाने कितने अनगिनत प्लेस को उन्होंने डायरेक्ट किया है। उनके प्लेस ने बहुत ही लोकप्रियता पाई है। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सोहिला कपूर के काम को बेहद सराहना मिली है। उनके प्लेस को ना सिर्फ दर्शकों का प्यार मिला, बल्कि क्रिटिक्स और समीक्षकों ने भी उनके प्लेस को काफ़ी पसंद किया है। तो आजकल कहाँ व्यस्त हैं सोहिला, आइए जानते हैं खुद उनसे। सोहिला कपूर एक प्रतिष्ठित लेखिका, नाटककार, अभिनेत्री व निर्देशक। अपने लेखन करियर की शुरुआत उन्होंने एक अखबार से की। 10 से ज्यादा वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में काम करने के बाद उन्होंने खुद को स्वतंत्र लेखन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सभी मुख्यधारा के अखबारों और पत्रिकाओं में 100 से अधिक लेख प्रकाशित किए, साथ ही अपनी किताब भी लिखी। बतौर नाटककार उनकी पहली म्यूजिकल फिल्म ये है मुंबई मेरी जान नामक का प्रीमियर 2002 में एडिनबर्ग के प्रतिष्ठित ट्रेवर्स थिएटर में किया गया था, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड की कला परिषद द्वारा ब्रिटेन के 6 शहरों के दौरे के लिए आमंत्रित किया गया था। नाटक ने हेराल्ड डेविल पुरस्कार जीता और द हेराल्ड, द स्कॉट्समैन, विजिटिंग आर्ट्स और द एडिनबर्ग इवनिंग न्यूज पत्रों में इसे सराहना मिली। भारत में इसका प्रीमियर दिसंबर 2008 में माहिम जंक्शन के रूप में हुआ और दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, दुबई, मस्कट, कुआलालंपुर, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, टोरंटो और वैंकूवर में विभिन्न स्थानों पर इसका प्रदर्शन किया गया। एक थिएटर निर्देशक के रूप में सोहिला ने जोहरा सहगल, सुनीत टंडन और दानिश हुसैन जैसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं के साथ कई नाटकों का निर्देशन किया है।
उन्होंने रूमी, अनवील, द सन का भी निर्देशन किया, जिसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों का प्यार मिला। इस नाटक को देश में निर्मित सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक के रूप में नामांकित किया गया था और वे सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक थी। बचपन से ही रंगमंच से उनका स्नेह का ये खूबसूरत सिलसिला लगातार जारी है और आज भी वो थिएटर को उसी जुनून से आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों और सिनेमा की दुनिया के शीर्ष प्रतिभाओं के साथ काम किया है, जिनमें चेतन आनंद, श्याम बेनेगल भी शामिल हैं। बहुत ही सफलता के साथ सोहला कपूर ने रंगमंच के साथ साथ छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वो सशक्त किरदारों के साथ दर्शकों का प्यार पा रही हैं। हमारे साथ हैं एक्टर डायरेक्टर सोहला कपूर जी। आइए शुरुआत करते हैं, उनसे बात करते हैं। सोहला जी, काफ़ी एक लंबा सफ़र आपने तय किया है और इस समय अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की दुनिया की, तो आप इस समय जो विभिन्न हम कह सकते हैं जो आपके आयाम हैं, रंगमंच, फिल्म्स, OTT, सब जगह आप नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपको कितना मज़ा आ रहा है विभिन्न माध्यमों में काम करते हुए, अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए। ये मौका कह सकते हैं एक अच्छा अवसर है इस समय भारतीय एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए। ये बहुत अच्छा मौका है एंड विमेन सेंट्रिक स्टोरीज लिखी जा रही हैं अच्छी, खासकर ओल्डर वुमेन, बिकॉज मैं तो उन्हीं में काउंट होंगी ना। पहले तो एक औरत थी, सिर्फ माँ थी, मदर इन लॉ थी, तो उनके स्टीरियोटाइप होते थे, ग्रैंड मदर थी। अब उसमें लेयर्स आने शुरू किए हैं, तो ये मैंने नोटिस किया थिएटर में भी और OTT में भी, फिल्म्स में भी। तो ये बहुत अच्छा समय है डेफिनेटली। ओके, सबसे पहले अगर हम आपको बात करें तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपने, पत्रकार के तौर पर शुरुआत की और फिर आपको आपके पैशन ऐसा रहा कि आप अलग अलग माध्यमों से जुड़ते चले गए। किस तरह से आप देखते हैं अपने उस समय जो आपको एक डिसाइड हुआ कि मुझे अब जर्नलिस्ट नहीं, मुझे पत्रकारिता नहीं करनी, मुझे अब एक अलग करना है, किस तरह से वो डिसीजन रहा, आप किस तरह से वो मौका रहा कि आपको लगा कि नहीं अब मुझे अपने पर्सनालिटी को और ज़्यादा खोलना है और कुछ और काम करना है? ये तो शुरू से ही था, मुझे एक्टिंग में और डायरेक्शन में बहुत दिलचस्पी थी, राइटिंग में भी थी, क्योंकि मैं तीनों चीज़ें बचपन में करा करती थी। 5 साल की उम्र से मैंने लिखना और डायरेक्ट करना शुरू किया, तो मजबूरी में, क्योंकि 5 साल के 6 साल के बच्चे मिलते नहीं थे रोल्स के लिए, तो रोल्स भी मैं ही प्ले करती थी, कुछ रोल्स। तो शौक तो बहुत पहले का था, लेकिन ये डिसीजन मेरी मदर ने ली थी कि भाई तुम जर्नलिस्ट बन जाओ, क्योंकि कहीं माएँ अपनी जो डिज़ायर्स हैं वो अपने बच्चों के थ्रू फुलफ़िल करती हैं। हमारी मदर की जनरेशन में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी, तो इतनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकती थी और करियर वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो हमेशा एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। तो मैंने कहा जी मैं तो फिल्मों में जाऊँगी, मैं तो फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो इसे बिल्कुल नहीं, हमारी लड़कियां कभी फैमिली की फिल्म एक्ट्रेस नहीं बनी। हाँ, लड़का होता तो सोच लेते, जैसे हमारे भाई साहब गए हैं। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू बिकम अ जर्नलिस्ट राइटिंग। तो उस वक्त तो मैं बहुत मतलब सैड हुई कि आप लोगों ने मुझे मना कर दिया। जो मेरा पैशन था, माई पैशन वॉज एक्टिंग एंड बैले। आई यूज्ड टू लर्न डांसिंग फ्रॉम उमा शर्मा। तो मैंने कहा ये दोनों चीज़ें आपने बंद करवा दी है मेरी, तो चलो जो आप कहते हैं वो ट्राई करते हैं। तो फिर मुझे जब मैंने जर्नलिज्म किया, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरी पहली पत्रिका थी न्यूज़पेपर था जिसमें मैंने काम किया और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो आई ओपनड अप एज अ राइटर। जब लिखने लगी, इंटरव्यू करने लगी, जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, पर उस वक्त प्रिंट मीडियम में बहुत मज़ा आने लगा। उसके बाद मैंने एक किताब भी लिखी, आई वाज ऑफर्ड ऑरेंज लॉन्गमैन्स, उस ज़माने का पेंगुइन हुआ करता था, टू राइट अ बुक ऑन विचक्राफ्ट इन इंडिया, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च किया था और 2 मेजर स्टोरीज़ थी वो स्प्लैश की गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। डैरल डिमोंटे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, वो अब आज नहीं है, उन्होंने वो स्प्लैश की थी। तो एज अ जूनियर जर्नलिस्ट मुझे बहुत भाव मिला था वहाँ, तो उससे ज़्यादा मज़ा आने लगा था। उसके बाद ये बुक मिल गई एट अ वेरी अर्ली एज, आई वाज इन माई 20s एट दैट टाइम। तो वो जो प्रोफेशन है वो भी मैंने बहुत इन्जॉय किया है जी। और यहाँ आई मैं थोड़ी कुछ सालों बाद मुझे लगा थिएटर में, मैंने थिएटर तो शुरुआत से की है, मैंने कहा ना 5 साल की उम्र से, पर एक्चुअली एज अ प्रोफेशन जब आपने सोचा कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लूँगी? एक्चुअली वी आर फाउंडर मेंबर्स ऑफ रुचिका थिएटर ग्रुप। फैसल अलकाजी, मैं, अपने राजीव भार्गव, मालती शाह, वी एंड अरुण कुकरेजा हु इज़ नो मोर, हम लोगों ने रुचिका थिएटर ग्रुप शुरू किया क्लास 10 में। हम लोग 15-16 साल के थे। तो यहीं श्री राम सेंटर में बेसमेंट में हम टिकट सेल करते थे, खुद अपनी टिकट सेल करते थे, खुद राइट करते थे, प्ले डायरेक्ट करते थे, अडेप्ट करते थे और एक्ट करते थे। तो वो तो 15-16 साल की उम्र से मैं थिएटर कर रही हूँ। लेकिन जब डिसीजन लिया सिर्फ थिएटर करने का या फिर मूवीज़ में जाने का, वो मैं थोड़ा पक गई थी और जर्नलिज्म बिल्कुल चेंज हो चुका था। रात्रि के कुछ दिन याद आते हैं किस तरह से श्री राम सेंटर की उस वक्त तस्वीर होती थी, कैसे थिएटर करते थे, आपका वो ग्रुप था, वो मस्ती के दिन? बहुत मस्ती यहीं श्री राम सेंटर में करते थे।
कैंटीन तो अब काफ़ी बदल गई है, लेकिन यहीं पर खाना पीना, अपना सारा दिन यहीं पर पसरे रहना, रिहर्सल्स करनी, फिर चाय पीने यहाँ पर, लड़ाइयाँ भी यहीं होती थी। दे वर एक्साइटिंग डेज। फिर कभी BM चले जाते थे, ज़्यादातर BM जाते थे, इट वॉज चीपर। तो इसी तरह मेरी शुरुआत बम्बई में भी हुई। मैंने थिएटर किया, पृथ्वी थिएटर में भी बिल्कुल वही माहौल था। तो जब शुरुआत का जो थिएटर था ना, इट वाज वेरी एक्साइटिंग। उसमें टीम वर्क बहुत होता था। ये नहीं कि हम उसको बीट करने वाले, कॉम्पिटिटिव नहीं था, टीम वर्क था। ये मुझे फ़र्क दिखता है आज। फिर वो एक ऑर्गेनिक ट्रांजिशन होता है कि अगर आप थिएटर की दुनिया के हैं, जैसे हम देखते हैं कि NSD के एक्टर्स थोड़ा थिएटर करते हैं, फिर फिल्मों में अपनी स्ट्रगल के लिए पहुंचते हैं। या आपका डिसीजन भी काफ़ी ऑर्गेनिक रहा या काफ़ी स्मूथ रहा कि अब थोड़ा छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पर हम अपना ट्रांजिशन करें? ऑर्गेनिक रहा है। और मैंने व्हेन आई वाज यंगर मैंने फिल्म्स किए हैं। श्याम बेनेगल की भारत एक खोज की हुई है, और कुछ कहकशां किया था, अली सरदार जाफरी, काफ़ी कुछ किया था जब मैं जर्नलिज्म में थी। छुट्टी लेकर मैं जाके शूट करती थी, अपने पेरेंट्स को नहीं बताती थी, क्योंकि वो बिल्कुल दे वर अगेंस्ट द स्क्रीन, स्मॉल और बिग। तो उनको जब जाकर दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने फिल्म ज्वाइन कर ली, कि कैसे पता है आपको? अरे उनको तो छोटे पर्दे पर देखा था। तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर तुम ऐसे करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ नौकरी नहीं जाएगी, मैं छुट्टी लेकर शूट करती हूँ। तो वो शुरुआत थी मेरी। उसके बाद तो शौक़ बढ़ गया। फिर आई फ्रॉम द प्रिंट मीडियम आई केम इन टू टेलीविजन। हम लोग कनाडा गए थे 3 साल के लिए, वहाँ आई चेंज टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। सो आई वर्क फॉर कनेडियन टेलीविजन। तो वापस आके तो इट वॉज ऑब्वियस चॉइस, ऑब्वियस कि मैं टेलीविजन ही करूँगी। किस तरह से आप देखते हैं भारतीय थिएटर को, और जब वो निकलता है वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने? शुरुआत में कहते थे कि थिएटर में वो पैसा नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। इस वक्त ज़रूर थिएटर में थोड़ा सा वो आया है, लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन वो जो दौर था कि जब थिएटर को उठाना काफ़ी मुश्किल था, तंगहाली और उस वक्त बदहाली का दौर, जब देखते थे कि कोते कि मुंबई के जो थिएटर्स हैं उसमें तो चलिए थोड़ा पैसा मिल जाता है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लेकिन दिल्ली की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें, उस वक्त तो थिएटर की वो दुनिया नहीं थी। आपने वो दौर भी देखा है, किस तरह से देखते हैं कैसे सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँची हैं? उस वक्त इतनी डिमांड नहीं थी पैसे की, और पैसे का इतना महत्व नहीं था। हम लोग पैशन की वजह से करते थे। 4 तालियां बज जाती थी, हमारे लिए बहुत था। तो हमें फ़ोन्स भी आते थे, भैया यू आर फैंटास्टिक, वो बहुत था हमारे लिए। एंड वी वर ग्रोइंग एज एक्टर्स, वो हम एक्सेप्ट कर रहे थे। अब बहुत महत्व हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, ये किसी तरह घर को चलाना है आपको। तो अगर आप कुछ और करियर नहीं है, यही कर रहे हैं, तो नेचुरली आप कमर्शियल प्रोडक्शंस में जाओगे ना। तो ये फ़र्क है उस दौर में और आज के दौर में। और हाँ, कमर्शियल प्रोडक्शंस तब भी थी, आज भी हैं। मुंबई में ज़्यादा थी तब, अब भी ज़्यादा है। लेकिन अब ये है कि पैसे का महत्व बढ़ गया है। फैंटम है, आर्या है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा आज के एज के डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करके? फैंटम मेरी पहली फिल्म थी 2015 में। वो ग्लैमरस रोल नहीं था, वो एक डरी हुई नर्स का रोल था, अमीना बाई का। लेकिन हाँ, बिग स्टार्स, एंड उसी के डिसीजन के वजह से वो क्लाइमैक्स हुआ था। शी डिसाइड्स टू पॉइजन द एनिमी। तो एक डरी हुई औरत जो बहुत दिलेर बन जाती है, देन शी मार्टर्स हरसेल्फ, शी शॉट डाउन। वो कहती है मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात थी। शी वॉज अ कश्मीरी वुमन। एंड और आई थिंक द ओनली रियली ग्लैमरस रोल आई हैव डन ऑफ लेट इज़ इन आर्या, बिकॉज शी इज़, वो जो है ना, वो अपने क्लैन फैमिली की हेड है, एंड स्मोकिंग ड्रिंकिंग, उसने ये अच्छी ज़िंदगी देखी हुई है, बड़ी गाड़ियों वाली। आर्या की माँ, क्या आर्या की अपनी लाइफ इस तरह की है। सो दैट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट ग्लैमरस एंड द मोर, in one way, a very liberated woman, but in another, not so liberated, because Rajasthani families are conservative. तो अपने भीतर वो बहुत secrets दबाए हुए हैं, जो हर सीज़न के बाद वो खुलासा होता है। And the next season is changed according to that decision that she takes. तो लोग बहुत आपको पसंद कर रहे हैं इस रोल में, और इस अलग अलग जो विभिन्न माध्यमों को आप चुन रही हैं, किस तरह से देखती हैं जो ट्रांजिशन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं? जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छा फेज़ है, अच्छे किरदार लिखे जा रहे हैं, अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, और आपके पास विभिन्न माध्यम हैं अपनी बात कहने के लिए। टीवी नहीं है, कोई बात नहीं, फिल्म नहीं तो OTT पे तो है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं फॉर फिल्म इंडस्ट्री और फॉर TV इंडस्ट्री? आई थिंक एक्टरों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, राइटर्स को मिल रही हैं। इतने यंग लोग मैंने कभी इस इंडस्ट्री में देखे नहीं हैं जितने अब देख रही हूँ। और महत्व की बात यह है कि छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं, जो उनकी एक्सपीरियंसेस देखने में मज़ा आता है, और वही फिल्में हैं OTT की जो हिट हो रही हैं। औरंगाबाद की कहानी हो गई, लखनऊ तो बड़ा शहर हो गया, कोई और छोटे, मतलब जलगांव चले जाओ, वहाँ की कहानी है, तो उसमें मज़ा आता है। और वो समहाउ दे आर टैलेंटेड, जिस तरह वो लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं, अपने स्टाइल में लिखते हैं, जिस तरह एक दूसरे से बातें करते हैं, वो आ जाता है डायलॉग में, तो उसमें मज़ा है बहुत। तो इससे मुझे पता चला कि बहुत टैलेंट है इस कंट्री में, ज़बरदस्त टैलेंट है। अपॉर्चुनिटी की बात है, वो OTT डेफिनेटली दे रहा है।
इतने समय से आप काम कर रही हैं, किस तरह से लगता है? कई बार ये भी कहा जाता है कि सोहेला कपूर वो नाम है जो अभी भी थिएटर को ज़िंदा रखे हुए है। अब ये इस जिम्मेदारी को आप कैसे लेती हैं? जिम्मेदारी नहीं, मैं तो अभी भी इसको अपनी पैशन की तरह ले रही हूँ। मुझे कोई स्टोरी पसंद आ जाती है, अब मैं कुछ लिख लेती हूँ, प्ले मैं करना चाहती हूँ, तो फिर आई गेट होल्ड ऑफ माई प्रोड्यूसर अनुराधा दार, इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, 3 आर्ट्स क्लब, मेरे ग्रुप का नाम है कात्यायनी। और समहाउ आई थिंक वीमेन हैव दिस इन दम। वो आगे पीछे नहीं देखती, वो लड़ती नहीं है एक दूसरे के साथ। वीमेन बिलीव इन टीम वर्क। हम मिलकर कहते हैं करना है तो करना है, हो जाता है।